हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान यानी साइंस इकाई 7 मानव शरीर के अंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो मानव शरीर के अंग हैं उनके कार्य कौन कौन से हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका फास्ट रिवीजन बनाया है। तो दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे मानव शरीर के अंग और व कार्य, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे इसमें हम। तो पहले हमारा आता है, यानी इस इकाई को जानने के उपरांत आपको निम्नलिखित बिंदुओं की संपूर्ण जानकारी होगी। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे मानव कंकाल, अस्थि की संरचना, अस्थि का रासायनिक संगठन, फिर अस्थियों के कार्य हैं, फिर खोपड़ी, धड़, हाथ एवं पैर की अस्थियाँ, अस्थि संधि, महत्व। उसके बाद आपका आता है पेशियाँ एवं पेशीय गतियाँ। फिर उसमें है पेशियाँ एवं पेशीय गतियों में है पेशियों के प्रकार, कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण, कंकाल पेशियों की यहाँ पेशीय तंतु के प्रकार, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र, पाचन अंग, कार्य, पाचक ग्रंथियाँ, पाचन। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रसंचरण तंत्र, रक्त कणिकाएँ, हृदय, धमनी शिरा में अंतर आता है, लसिका आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे कि मानव कंकाल क्या है और वो किस लिए बना है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। अगली वीडियो में आपको हम पेशियाँ एवं पेशियों गतियों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे मानव कंकाल के बारे में, यानी अस्थि की संरचना, अस्थि का रासायनिक संगठन, अस्थि के कार्य पढ़ेंगे, खोपड़ी, धड़, हाथ पैर की अस्थियाँ, फिर अस्थि संधि। फिर अस्थि संधि का महत्व क्या है हम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। कुछ मानव कंकाल को आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से होता है। ये फिगर जो बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मानव कंकाल को देखकर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि हमारे शरीर में मजबूत व कड़ा अंग कौन सा है? क्या हम बिना अस्थियों के सीधे खड़े हो सकते हैं? यदि अस्थियां न होती तो हमारे शरीर का आकार कैसा होता है? आप अनुभव कर सकते हैं कि यदि अस्थियां न होती, यानी ये जो हड्डियां हैं ये ना होती, कंकाल ना होता, तो हमारा शरीर का आकार कैसे होता और हम किस तरह से दिखते। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पहले इसमें है हमारा, हम इसमें जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। तो हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ अंग कंकाल तंत्र होता है, जिसमें धड़ व अग्रपाद व पश्चपाद सम्मिलित होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंकाल तंत्र है, यानी हमारे शरीर का सबसे सुदृढ़ अंग कंकाल तंत्र होता है, जिसमें धड़ व अग्रपाद व पश्चपाद सम्मिलित होते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं अस्थि की संरचना लिखी हुई है कंकाल तंत्र के नीचे, यहाँ पे अस्थि की संरचना। तो कठोर ऊतकों से निर्मित ढांचा ही अस्थि या शरीर का तंत्र कहलाता है, यानी अस्थि संस्थान कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है, यानी देख सकते हैं आप। इन ऊतकों में जो तनिक लचीले एवं कठोर होते हैं वे कार्टिलेज कहलाते हैं, और जो अधिक दृढ़ होते हैं वो अस्थि कहलाते हैं। यानी जो कठोर एवं लचीले होते हैं वो कार्टिलेज कहलाते हैं, और जो अधिक दृढ़ होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ही दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, वो हमारे अस्थि कहलाते हैं। अस्थि शरीर की सबसे कड़ी वस्तु होती है। उसके बाद हम देखेंगे अस्थि की बाहरी सतह पर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे यह लंबी तथा भीतर से खोखली होती है। यानी इस कारण यह अस्थियां जो है वो हल्की होती हैं, यानी ये लंबी होती हैं लेकिन जो अंदर से होती हैं वो खोखली होती हैं। इन खोखली नलियों में एक प्रकार का
यानी इन खोखली नलियों में एक प्रकार का मृदा भरा रहता है जिसे मज्जा कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मज्जा कहते हैं। उसके बाद है मज्जा में वसा रक्त कणों की बनी रहती है। इन अस्थियों को माइक्रोस्कोप यंत्र से देखा जाए तो इनमें अनेक छिद्र दिखाई देते हैं। छेदों के कारण केशिकाएं अस्थि के खोखले भाग में चली जाती हैं तथा इन्हीं के द्वारा पेशियां जुड़ी होती हैं। तो आपको हमने ये बताया कि हड्डियां होती क्या हैं। उसके बाद अब इसमें हम देखेंगे अस्थि का जो रासायनिक संगठन है वो क्या है। तो अस्थि का जो रासायनिक संगठन है दोस्तों, आप यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, अस्थि का रासायनिक संगठन यानी अस्थियों में बहुत से कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट आदि। कार्बोनेट पदार्थों के कारण अस्थियों में लचीलापन, खनिज लवण के कारण कठोरपन आ जाता है, क्योंकि इनमें कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा होती है। उसके बाद जानेंगे बालकों की हड्डियों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तथा खनिज लवण की मात्रा कम होती है, इसलिए वयस्कों की अस्थियों में लचीलापन अधिक तथा भंगुरपन कम होता है। उसके बाद हम जानेंगे ये तो हुआ दोस्तों अस्थि का रासायनिक संगठन, ये हमने जो अभी आपको बताया। अब आगे हम देखते हैं कि जो अस्थियां हमारी होती हैं उनके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं, यानी जो हड्डियां हैं हमारी वो कौन कौन से कार्य करती हैं। तो दोस्तों जो हड्डियां होती हैं उनके कार्य कुछ इस प्रकार हैं। यानी जो हड्डियां होती हैं ये हमारे शरीर का आधार होती हैं। इसमें पहला है शरीर को साध कर रखना और आकृति प्रदान करना। फिर उसके बाद है शरीर को स्थायी रखना, अंगों को यथास्थान पर रखना। उसके बाद हमारा आता है अंगों में गति उत्पन्न करना, विभिन्न अंगों का चलायमान रखना, जैसे मस्तिष्क, हृदय तथा फेफड़े। तो ये हो गए हमारे अस्थियों के कार्य हैं। तो यदि पेपर में पूछा जाए कि आपसे अस्थियों के कोई 2 कार्य लिखिए, 3 कार्य लिखिए या अस्थियों के कार्य लिखिए, तो आप ये सब इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अस्थियों के कार्य हमने पढ़ लिया। मानव कंकाल के बारे में थोड़ा यहाँ से हम डिटेल में जानेंगे कि मानव कंकाल होता क्या है। तो दोस्तों कठोर ऊतकों से निर्मित ढांचा ही अस्थि संस्थान या शरीर कंकाल कहलाता है। इन ऊतकों में जो तनिक लचीले एवं कठोर हैं वो कार्टिलेज तथा जो अधिक दृढ़ हैं वो अस्थि कहलाते हैं। अभी हमने आपको इसके पहले बताया था। शरीर कंकाल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है शरीर कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि शरीर कंकाल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा आता है खोपड़ी अथवा कपाल, धड़। उसके बाद आता है ऊपर नीचे की बाह्य शाखाएं अथवा पाद यानी पैर। तो चलिए पहले हम खोपड़ी के बारे में जानेंगे। ये खोपड़ी के बारे में हम जानेंगे, यानी कपाल जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों ये फिगर बना हुआ है, ये फिगर बना है, आप देख सकते हैं। खोपड़ी के मुख्य 2 भाग होते हैं। पहला कपाल या मस्तिष्क कोट, चेहरा या आनन। उसके बाद आता है हमारा, यानी हम इसको डिटेल में थोड़ा जानेंगे। जो खोपड़ी के 2 मुख्य भाग हैं, कपाल तथा मस्तिष्क कोश, यह 8 अस्थियों से निर्मित है। आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा भी जा सकता है कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों कपाल में 8 अस्थियां होती हैं, जिसके अंदर मस्तिष्क जो है सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोष्ठ की 8 अस्थियां परस्पर एक विशेष प्रकार की शीवनदार संधियों से अत्यंत दृढ़ता एवं अचलता से जुड़ी रहती हैं। छोटी शिशुओं की अस्थियां जुड़ी हुई नहीं होती। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे कि जो है इसमें शिशु के मस्तिष्क के बढ़ने में सुविधा रहती है। कपाल के निचले भाग में और पीछे की ओर एक छिद्र रहता है, जहाँ से होकर सुषुम्ना नाड़ी मस्तिष्क से मिलती है। छिद्र यानी इस छिद्र के दोनों ओर हड्डियों के उभरे हुए भाग होते हैं, जो मेरुदंड की प्रथम हड्डी के छिद्रों में भली भांति बैठ जाते हैं।
और एक जोड़ का निर्माण करते हैं। इस जोड़ की सहायता से ही सिर को आगे पीछे तथा दाएं बाएं हिलाया जा सकता है। नवजात शिशु के कपाल में 2 दरारें होती हैं, पूर्व एवं पश्चिम दरार। 2 वर्ष में धीरे धीरे ये दरारें जुड़ जाती हैं। अब हम फेस के बारे में थोड़ा जानेंगे। फेस क्या होता है हमारा, यानी चेहरा। तो आपको बता दें कि जो चेहरे में जो अस्थियाँ होती हैं वो टोटल 14 होती हैं, यानी इसमें 14 अस्थियाँ होती हैं। ये दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया कि चेहरे की अस्थियाँ कितनी होती हैं, तो बता दें आपको चेहरे की जो अस्थियाँ होती हैं वो 14 होती हैं। तो दोस्तों केवल निचले जबड़े को छोड़कर चेहरे के सभी शेष अस्थियाँ अचल होती हैं। निचले जबड़े के द्वारा ठोड़ी का निर्माण होता है। यह चेहरे की अस्थियों में सबसे सुदृढ़ होता है। इसका आकार घोड़े की नाल की भांति होता है। यह अस्थि इधर उधर ऊपर नीचे बाहर भीतर की ओर हिल डुल सकती है। चेहरे पर अनेक गड्ढे अथवा गुहिकाएँ होती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण इंद्रियां आँख, कान एवं नाक सुरक्षित रहती हैं। कपाल में इन 22 अस्थियों के अतिरिक्त 7 अन्य छोटी अस्थियां और भी होती हैं। 3 दोनों कानों में और 1 गले में होती है, किंतु 7 मुख्यतः सिर की अस्थियां नहीं हैं। तो हमने ये आपको बताया, चेहरे के बारे में थोड़ा बताया था, चेहरे में कौन सी अस्थियाँ यानी कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो दोस्तों चेहरे में कुल 14 अस्थियाँ होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे धड़ के बारे में, जानेंगे। जो रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है वो धड़ कहलाती है। बीचों बीच में जो होती है, फिगर में कुछ इस तरह से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो गर्दन से लेकर जांघ तक का भाग जो होता है हमारा धड़ कहलाता है। मध्यपट द्वारा इसके 2 भाग हो जाते हैं, वक्ष हो जाता है, उदर हो जाता है। तो हम वक्ष के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। तो वक्ष में हमारा आ जाता है जैसे मेरुदंड, पसलियाँ, उरोस्थि, स्कंद मेखला एवं श्रोणि मेखला। तो हम मेरुदंड के बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। मेरुदंड होता क्या है, तो दोस्तों यह वक्ष के पिछले भाग में खोपड़ी के निचले गर्दन में से यानी गर्दन से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यह संपूर्ण शरीर का आधार है और जिसमें शरीर की प्रायः सभी मुख्य अस्थियां आकर मिलती हैं। देखने में यह एक हड्डी प्रतीत होती है, परंतु यह अनेक छोटी छोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी अस्थि से मिलकर बनी है। प्रत्येक छोटी अस्थि को कशेरुका कहा जाता है, यानी कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। इनका विभाजन कुछ इस प्रकार से है, जिस तरह से हम यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। प्रथम 7 में है, यानी फर्स्ट 7 में ग्रीव कशेरुकाएँ यह गर्दन के पीछे का भाग बनाती हैं। द्वितीय 12 यानी सेकंड 12 अभिपृष्ठ कशेरुकाएँ यह पीठ का भाग बनाती हैं। उसके बाद तृतीय यानी थर्ड 5 तो है हमारा कटी कशेरुकाएँ यह कमर का भाग बनाती हैं। अंतिम 9 है जो यानी लास्ट 9 है, यह श्रोणि गुहा को बनाती है। इनमें से प्रथम 5 सेक्रम यानी त्रिकास्थि कहलाती है, जो बड़े होने पर एक अस्थि बन जाती हैं, और अंतिम 4 कॉक्सिस यानी अनुत्तरिक कहलाती हैं। इनको पूंछ की कशेरुकाएँ कहते हैं। यह भी बड़े होने पर एक में बन जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे पसलियों के बारे में, कुछ यहाँ पे जानेंगे पसलियाँ होती क्या हैं। तो दोस्तों पसलियों की संख्या जो होती है कुल 24 होती है, यानी 24 होती है। यहाँ पे देख सकते हैं पसलियाँ संख्या में कुल 24 होती हैं, और वक्ष के दोनों ओर 12-12 स्थित होती हैं। सभी मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियाँ कार्टिलेज द्वारा 7वीं पसलियों में परस्पर जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार ये तीनों अप्रत्यक्ष और उरोस्थि से संबंधित हैं। अंतिम 2 पसलियों का न परस्पर कोई संबंध है और न ही उरोस्थि से ही। इसी कारण इसको तैरने वाली पसलियाँ भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कारण इसे तैरने वाली पसलियाँ भी कहते हैं। हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे से दूसरी लाइन में पसलियाँ उरोस्थि तथा रीढ़ की वक्ष स्थित कशेरुकाएँ परस्पर मिलकर वक्ष स्थल का निर्माण करती हैं। इस थोड़ा हम आपको अलग से बता देते हैं, इसमें जो लिखा गया है यहाँ बॉक्स में, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉक्स बना है, इसमें देख सकते हैं
लिखा गया है किसी भी स्तनधारी की गर्दन चाहे छोटी हो या लंबी, उसमें 7 कशेरुकाएँ ही होती हैं जिन्हें सर्वाइकल कशेरुकाएँ के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा, यहाँ हम देखेंगे, चलिए हम उरोस्थी से देखते हैं। यहाँ पे उरोस्थी देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, पसलियाँ पिंजर के सामने वाला भाग इस अस्थि से निर्मित होता है। यह चपटी तथा कटार के आकार की अस्थि होती है जो 15 से 17 लंबी होती है। इसका भाग 11.2 सेमी चौड़ा होता है जो कि नीचे आने तक धीरे धीरे संकरा हो जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, यानी ऊपरी फैला हुआ भाग, मध्य फैला हुआ भाग और निचला संकरा भाग। तो ऊपरी भाग में हम देखेंगे, ऊपरी भाग में है इसके दोनों और हंसली की अस्थियां, यानी जत्रुकास्थि जिसे कहते हैं। दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि दोनों और यानी हंसली की अस्थियों को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जत्रुकास्थि के नाम से जाना जाता है। इसको हस्तक भी कहते हैं। अगला है 2 पॉइंट है मध्य का फैला हुआ भाग, यानी इसके किनारे कटे से होते हैं। इसी भाग में पसलियों के साथ जो है जोड़े जाते हैं। उसके बाद आप 3 नंबर पे देखिएगा दोस्तों, निचला संकरा भाग लिखा है जो कि यह उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। इसी भाग के नीचे अमाशय, यकृत, पित्ताशय तथा एक तिल्ली आदि रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्कंध मेखला हमारा आता है, यानी शरीर का ऊपरी ढांचा जड़ के साथ अन्य अस्थियों के घेरे की सहायता से जुड़ा रहता है। इसी घेरे को स्कंध मेखला के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। यहाँ पे स्कंध मेखला किसे कहते हैं। उसके बाद है इस घेरे के सामने का भाग हंसली या कॉलर की हड्डी तथा पीछे की स्कंधांशियाँ यानी स्कंधास्थियाँ बनाती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्रोणी मेखला जो है। तो दोस्तों शरीर के नीचे के प्रांतों को ढांचा धड़ के साथ इसी मेखला द्वारा जुड़ा रहता है। यह सामने तथा बगल की ओर 2 नितंब अस्थियों से तथा पीछे की ओर मेरुदंड के सेक्रम से निर्मित होता है, जिसे नितंब गुहा कहते हैं। तो दोस्तों ये थे श्रोणी मेखला के बारे में हमने आपको बताया। अब देखेंगे इसमें ऊपर तथा नीचे की शाखाओं की अस्थियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें है, यानी इन शाखाओं में बाहें तथा टांगें सम्मिलित होती हैं, जिनको क्रमशः ऊर्ध्व या अधः शाखाएं कहते हैं। प्रत्येक शाखा में 30-30 अस्थियां होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 30-30 अस्थियां होती हैं। इसमें ऊपरी शाखा, पहला इसमें ऊपर की शाखा, तो इस शाखा में स्कंद अस्थि, हंसली की अस्थि की बाह, अग्र बाह, कलाई एवं हाथ सम्मिलित है। स्कंद अस्थि एवं हंसली की अस्थि के विषय में ऊपर बताया जा चुका है। इसकी अस्थियां निम्नलिखित इस प्रकार है, यानी कि हमने आपको इसके पहले बताया है स्कंद अस्थि और हंसली के बारे में। तो पहले इसमें देखेंगे हम प्रगंडिका या ऊपर की बाह। यह कोहनी तथा कंधे के बीच की हड्डी होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसकी ऊपरी भाग जो है गोल होती है और स्कंद अस्थि के गड्ढे में बैठा रहता है। इसे हैवर्शियन नॉल होती है, इसमें हैवर्शियन नॉल होती है। उसके बाद है बहिप्रकोष्ठिका और अंतःप्रकोष्ठिका यानी अग्रबाह। तो दोस्तों यह शंखा में 2 होती हैं जो कोहनी से कलाई तक होती हैं। इनमें से एक अस्थि बाहर अंगूठे की ओर तथा दूसरी पीछे अंतिम उंगली की ओर होती है। रेडियस का ऊपरी सिरा यानी जो ऊपरी सिर होता है वो छोटा तथा निचला जो है चौड़ा होता है, जबकि अल्ना जो होता है यानी अल्ना का ऊपरी सिरा जो चौड़ा होता है और निचला सिरा छोटा होता है। ये दोनों अस्थियाँ ऊपर की अस्थि से मिलकर कोहनी का जोड़ बनाती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है कलाई की मणिबंध अस्थियाँ, यानी ये अस्थियाँ जो है छोटी छोटी होती हैं और जो मिलकर ये कलाई बनाती हैं। ये 2 पंक्तियों में बराबर होती हैं और
परस्पर बंधनों से जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों इन हड्डियों के जो छोटे छोटे यानी अलग अलग होने के जो कारण होते हैं वो कलाई जो है लचीली बन जाती है, जिसके कारण और आगे पीछे आसानी से आप उसे मोड़ भी सकते हैं और मुड़ भी जाती है। तो फ़ोन नंबर है हमारा हथेली तथा करभाष्टियाँ। तो दोस्तों हाथ यानी ये जो है करभाष्टियाँ जो होती हैं वो हाथ से 5 होती हैं जो हथेली बन जाती हैं। इस भाग में वह हड्डी जो अंगूठे की हड्डी से मिली होती है अधिक गतिशील होती है। इनकी सहायता से अंगूठा छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी वस्तु जो है फाड़ सकता है, उठा सकता है तथा अन्य छोटे बड़े कार्य भी कर सकता है। तो दोस्तों ये था, हमने आपको बताया ऊपर तथा नीचे की शाखाओं की जो अस्थियां होती हैं उनके बारे में बताया हमने। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे है हमारा हस्त अंगुलास्थियाँ, जैसे कि आप फिगर में बने हुए देख सकते हैं आधा शाखा की जो रचना है। तो दोस्तों ये प्रत्येक हस्त में 14 होती हैं अंगुलियां तथा एवं अंगूठा बनाती हैं। प्रत्येक उंगली में 3-3 तथा अंगूठे में केवल 2 अस्थियां होती हैं। आधा शाखा यानी इसमें निम्नलिखित अस्थियां जांघ, टांग, टखना तथा पैर सम्मिलित हैं। इस शाखा की बनावट साधारण तौर से ऊपर की भांति होती है। जो है इसकी जो अस्थियां हैं वो इस प्रकार हैं, यानी अस्थियों के बारे में थोड़ा बता दें आपको। आधा शाखा की जो अस्थियां हैं, तो पहला है हमारा फीमर यानी उर्विका या जंघ की अस्थि। दोस्तों यह एक अस्थि है जो कूल्हे से घुटने तक जाती है। इसका ऊपरी भाग गेंद की तरह गोल होता है जो कूल्हे की हड्डी में टिका रहता है। जांघ के निचला अस्थि का जो शिरा होता है कुछ फैला रहता है, जिसमें 2 उभार होते हैं। यह हड्डी शरीर में सबसे लंबी और दृढ़ होती है, क्योंकि संपूर्ण जो शरीर का भार होता है वो इसी हड्डी पे टिका रहता है, यानी उर्विका यानी जांघ की हड्डी पे टिका रहता है। दूसरा पॉइंट है हमारा टांग की अस्थि या टिबिया फिबुला। ये 2 हड्डियां हैं, इसमें एक को टिबिया दूसरे को फिबुला कहते हैं। ये दोनों घुटनों के टखने तक चली गई हैं, जैसे कि आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे फिबुला और जो है आपका टांग की अस्थियाँ। तो उसके बाद देखेंगे हम टिबिया, जो कि अंगूठी की ओर होती है, अधिक सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। इसका ऊपरी भाग अधिक मोटा एवं चौड़ा होता है। फिबुला पतली एवं कमज़ोर होती है। यह पीछे की ओर होती है। दोनों फीमर से मिलकर घुटने का जो है जोड़ बनाती है। तो चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, पटेला के बारे में जानेंगे, यानी घुटने की हड्डी या जानुका। तो दोस्तों घुटने की अस्थि त्रिकोण आकार की होती है। यह स्नायु द्वारा टिबिया से जुड़ी रहती है और घुटने को ढके रहती है। यह आसानी से हिलाई जा सकती है, इसे जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो दोस्तों अगला हम देखेंगे नंबर 4 है हमारा टखना या टॉर्सल। इसमें जो है जो अस्थियाँ होती हैं, अस्थियों की संख्या होती है वो 7 होती है, यानी 7 होती हैं। इनमें से एक टांग की मोटी हड्डी से जुड़कर टांग और पैर के बीच का कोण बनाती हैं। एक हड्डी की पीछे की ओर झुकी हुई होती है, जिसे हम एड़ी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं अपने पैर में खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। वह एक लंबी, मजबूत और मोटी हड्डी होती है और खड़े हुए मनुष्य का भार जो है वो संभालती है। आगे हम देखेंगे हमारा 5 पॉइंट है। 5 नंबर है हमारा मेटाटार्सल या प्रपदी अस्थियाँ। इनमें 5 अस्थियाँ होती हैं जो पद बनाती हैं, यानी जिसे हम पैर कहते हैं दोस्तों। तो एक और टखने से तथा दूसरी ओर पद की उंगलियों से जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों इस बॉक्स में आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसको। तो जिन स्तनधारियों के अग्रपाद एवं पश्चपाद में अंगुलियां नहीं होती हैं उनके जो है खुर होते हैं। जैसे गाय बकरी के जो है देखो अंगुलियां उसमें नहीं होती हैं, उसमें खुर पाए जाते हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट देखेंगे हम शरीर की बाह्य सतह पर।
त्वचा के ऊपर स्थित दृढ़ संरचनाएं बाह्य कंकाल बनाती हैं, जैसे नाखून, सींग, खुर, चोंच, शल्क। ये त्वचा के एपिडर्मिस तथा डर्मिस अस्त से विकसित होती हैं। ये केराटिन के बने होते हैं। तो दोस्तों आप 6 पॉइंट पे देख सकते हैं अंगुलास्थियाँ हैं, जो कि ये कुल 14 होती हैं। 3-3 प्रत्येक उंगली में तथा 2 अंगूठे में होती हैं। इनमें भी गति जो है होती है। उसके बाद हमारा आता है कंठ की हड्डी। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। चलिए अंगुलास्थियाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो कंठ की हड्डियाँ हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।